यूनिट 3 क्वांटम स्टैटिकल मैकेनिक्स अप्लाइड फिजिक्स 2। तो सिस्टम हमारे दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक सिस्टम एंड डायनेमिक सिस्टम। तो जो पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं उस सिस्टम में हम स्टैटिक सिस्टम बोलते हैं, और जिस सिस्टम में पार्टिकल्स जो हमारे मोशन में रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन मूविंग एंड प्रोटॉन मूविंग, उसको हम डायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। तो पहले फेज स्पेस की बात करते हैं। तो हमारा जो पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की, अगर वो मूव कर रहा है तो हमें पता ही है कि हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम एक फेज डिफाइन करते हैं कि जिसमें 6 स्पेसेस होते हैं। तो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे और हमारे 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे, पोजीशन एक्स वाई जेड एंड मोमेंटम पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, तो स्टेट हमारा डायनेमिक होगा, तभी ये दोनों होने चाहिए। फिर गिब ने सजेस्ट करा कि हम एक इमेजनरी 6 डायमेंशनल स्पेस मानते हैं, जिसमें कि 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए एंड 3 मोमेंटम डायमेंशंस हो गई। तो 6 डायमेंशन की वो हमारी स्पेस हो गई, जिसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे सारे। ठीक है, इसको फेज स्पेस बोलते हैं या फिर म्यू स्पेस। यही जो हमारे जिसमें 3 हमारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे एंड 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, इस हमारे फेज स्पेस, इसे फेज स्पेस बोलेंगे। ठीक है, इस स्पेस में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट होगा जिसके कुछ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे हमारे एक्स वाई जेड होते हैं ना, एक पॉइंट मान लिया उस पर 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ऐसे इसमें 6 हैं हमारे डायमेंशंस। तो उसमें किसी भी पॉइंट के 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। इनको उस पॉइंट को बोलेंगे हम फेज पॉइंट। ठीक है, अब इसका कोई भी पाथ होगा उसे ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। फेज इस सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, अब पूरा फेज स्पेस हम छोटे छोटे टाइनी सेल्स में हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा जो एक्स है वो छोटे बहुत टाइनी सेल के लिए डी एक्स हो जाएगा, डी वाई एंड डी जेड। सिमिलरली हमारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड। ठीक है, इसको फेज सेल्स बोलते हैं। ठीक है, किसी फेज सेल की वॉल्यूम कैसे होगी, तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट, कोई भी मान लो क्यूबॉइड ही है, ठीक है, उसकी हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही जो पूरा वॉल्यूम है फेस सेल की, वो जो इनकी 6 की 6 डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई करके हम उसकी वॉल्यूम बताएंगे। ठीक है, वैसे तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता वॉल्यूम पे, वो 0 तक भी रिड्यूस हो सकती है। फेस जो हमारी फेस सेल है उसकी वॉल्यूम 0 तक भी जा सकती है, लेकिन हाइसेनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था कि जो हमारा मोमेंटम और पोजीशन है दोनों एक साथ डिफाइन नहीं हो सकते, वो एच कैट से बड़ा ही होगा। तो ऐसा एक्स के लिए भी होगा, वाई के लिए भी होगा और जेड के लिए भी होगा। ठीक है, तो जो अब अगर मैं तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल पी एक्स डेल पी वाई डेल पी जेड, ये पूरा वॉल्यूम हो गया। डी डेल वी जो कि हमारा एच कैट क्यूब के से बड़ा ही होगा। ठीक है, इस फेज स्पेस में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसकी मिनिमम वॉल्यूम एच कट से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पार्टिकल है वो एग्जैक्टली एक्स पी वाई किसी भी पॉइंट पे नहीं, मतलब उसके एक्स पी वाई पी एक्स वाई पी वाई जेड हमें एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे। अनसर्टेनिटी की वजह से हमें इस कंडीशन से चलना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं फेस सेल में होगा और उसकी वॉल्यूम हमने ये डिफाइन कर दी कि एच कट क्यूब से बड़ी ही होगी। ये हमारी मिनिमम है एच कट क्यूब। अब माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, एट ए इंस्टेंट इट मे बी डिफाइंड व्हेन बी स्पेसिफाई एज टू विच पर्टिकुलर सेल ईच मॉलिक्यूलर सिस्टम बिलोंग एट एच ईच इंस्टेंट। ठीक है, हमारा जो भी मतलब मॉलिक्यूल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो किस सेल को बिलोंग करेगा वो माइक्रोस्टेट बताता है। एंड मैक्रोस्टेट क्या बताता है, ये कि इट कैन बी डिफाइंड बाय जस्ट गिविंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेल। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग कैसे होंगे वो हम समझते हैं कि मान लो हमारे पास ए बी सी 3 मॉलिक्यूल्स हैं एंड हमें एल और आर में उन्हें डिवाइड करना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो तीनों एक में होंगे या फिर दो दो एक में होंगे और एक अलग होगा। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमारे अलग एक एक है सिंगल, वो लेफ्ट में आ जाए और दो दो वाले राइट में आ जाए। और एक क्या लास्ट की पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट में एक बिना और सारे राइट में हो। तो ये क्या बनी, 4 पॉसिबिलिटी बनी ना। तो इनको क्या बोलेंगे हम, मैक्रोस्टेट्स। कि या तो 3 0 होगा, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने की एक सेल में कितने होंगे एंड दूसरे में कितने होंगे, तो उसको बोलेंगे मैक्रोस्टेट। यही हमने पढ़ा, इट कैन बी डिफाइंड बाय गिविंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच सेल। सिर्फ मॉलिक्यूल्स बताने, एक में कितने होंगे एक में नहीं। एंड जो हम ये पूरा हम डिवाइड करते हैं कि किस सेल में कितने, इनको बोलेंगे माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स कितने हो गए फिर, पहले वाले के लिए 1, दूसरे वाले के लिए 3, इसके लिए भी 3 एंड इसके लिए 1, तो ये टोटल कितने हो गए 8। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2, जो हमारा कितना मॉलिक्यूल्स थे, 3 मॉलिक्यूल्स थे ना, एंड 2 में डिवाइड हो रहे थे, 3 मॉलिक्यूल्स से 2 में डिवाइड हो रहे थे, तो 2 की पावर क्यूब। ऐसे हम निकाल लेंगे इसको। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स
इसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। इसका मतलब पहले इसका पोस्टुलेट्स है कि जो हमारी गैस है उसमें हमें एज्यूम करना है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मोशन में होंगे और वो छोटे छोटे स्फेयर्स पार्टिकल्स जैसे होने चाहिए। मतलब जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे कोई भी कंटेनर बनाते हैं एंड तो इसके मॉलिक्यूल्स स्फेयर हम मानते हैं, इलास्टिक स्फेयर्स, एंड ये मोशन में होंगे, हम ये मानते हैं किसी भी गैस के लिए। ठीक है। ऑल जो हमारी सेल्स हैं वो बराबर साइज़ की होती हैं और जो हमारे माइक्रोस्टेट्स हैं वो सारे और मैक्रोस्टेट्स को जो कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं वो इक्वली प्रोबेबल होते हैं। मतलब कि जितनी प्रोबेबिलिटी इसकी है उतनी ही प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, ये सारे इक्वली प्रोबेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि इस वाले की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी या इसकी कम होगी। ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ गैस कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्रोस्टेट ऑफ मैक्स प्रोबेबिलिटी। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा कि जिस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम फाइंड कर पा रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल्स को, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ये फिफ्थ पोस्टुलेट है। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्लासिफिकेशन, एक तो हो गया क्लासिकल स्टैटिक्स एंड एक हो गया क्वांटम स्टैटिक्स। क्लासिकल स्टैटिक्स में जो भी चीज़ें हैं हम उनको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से हम पढ़ते हैं, और क्वांटम में दो, एक तो बोस आइंस्टीन ने दिया था, एक फर्मी डिरैक ने दिया था, हम इनसे पढ़ेंगे। अब ये हम तीन किन पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए। अब ये तीन टाइप के हो गए। जो हमारा क्लासिकल स्टैटिक्स है इसमें हम उन पार्टिकल्स को पढ़ेंगे जिनमें जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। उनको हम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक पार्टिकल ये रहा मेरा, एक पार्टिकल ये रहा, तो जिनको हम वो इतने अलग होते हैं कि हम देख सकते हैं कि वो दोनों अलग अलग हैं, उन दोनों के बीच में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन इनमें अगर दो पार्टिकल्स हैं तो हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो इतना सेपरेटेड नहीं होते इसमें। लेकिन इसमें भी दो हैं, तो बोस आइंस्टीन वाले में हम उन पार्टिकल्स को पढ़ेंगे जिनका इंटीग्रल स्पिन होता है, एंड फर्मी डिरैक में हम उन पार्टिकल्स को पढ़ेंगे जिनका इंटीग्रल स्पिन नहीं होता, हाफ स्पिन होता है। जैसे कि 0, 2, 4 इसमें आ जाएंगे इंटीग्रल स्पिन, इसमें आएंगे 3/2, 1/2। ठीक है, मतलब उसका हाफ यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है। जो हमारे पहले वाले हैं जिन्हें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो इतने सेपरेट होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे। ठीक है। एंड लेकिन जो क्वांटम स्टैटिक्स के दो हैं, एक इंटीग्रल स्पिन और एक हाफ इंटीग्रल स्पिन, लेकिन इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दोनों को। ये ना पूरा वो आता है इसका डिफरेंशिएट करने का टेबल। ठीक है। अब इनका ये क्वेश्चंस आ जाता है कि पार्टिकल है तो इनको ड्रॉ करो, तो क्लासिकल स्टैटिक्स में क्या है, हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग, इसलिए इनको ऐसे भी लिखा है, ऐसे भी लिखा है। मतलब ये वाला पार्टिकल हम बता पा रहे हैं कि वो अलग अलग है, इसलिए हमने इसको दो बार लिखा है कि ये अलग है, ये अलग है, फिर ये वाला इसमें आ गया, ये वाला इसमें आ गया, इस वजह से हम इसको अलग लिख रहे हैं। लेकिन बोस आइंस्टीन और फर्मी डिरैक में हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए एक बार ही आया है। एंड इसमें बोस आइंस्टीन में इंटीग्रल स्पिन होता है इसलिए दोनों एक साथ, एंड फर्मी डिरैक में हाफ ऑफ इंटीग्रल स्पिन होता है इसलिए सिंगल। ठीक है। क्लासिकल स्टैटिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये पढ़ लिया हमने कि डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी भी स्पिन के हों। ठीक है। इनका पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेसिफाइड होता है, ये सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो नहीं करते। सिमेट्रिक एंड डिससिमेट्रिक क्या होता है, जैसे कोई भी फाई फंक्शन है तो अगर वो सिमेट्रिक हो गया तो हम पॉजिटिव लेते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर फाई ए फाई बी सिमेट्रिक हैं तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एंड अपोजिट डायरेक्शन है मतलब सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है। ये फॉलो नहीं करते वो ऑर्डर सिमेट्रिक, इस वजह से पी क्यू और क्यू पी अलग अलग होते हैं इसमें। ठीक है। ऑक्यूपेंसी ऑफ सेल और स्टेट्स आर 0 से लेके n तक होती है। ठीक है। पी क्यू हमने अभी डिफाइन, जैसे हमने डॉट्स करी थी ऐसे हमने पी क्यू को डिफाइन करा कि अगर बोल्ट्जमैन में कैसे करते हैं, पी क्यू देन क्यू पी देन पी क्यू एक ब्लॉक में, पी क्यू अलग ब्लॉक में। अब ये ना डेरिवेशन है, तीनों में आती है, लेकिन जो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जो पार्टिकल का डायरेक्ट फार्मूला है एन आई का, वो ये है जी आई अपॉन, ये माइनस है दोनों पावर, ये अपॉन में आ जाएंगे, जी आई अपॉन ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। ठीक है। अब अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू ये रखें और बीटा की वैल्यू ये रखें 1 अपॉन के वी टी, के वी हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, म्यू हमारा केमिकल पोटेंशियल होता है। ठीक है। टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एन आई की जो हमारा फार्मूला हो गया वो ये बन गया, सिर्फ ये वैल्यूज पुट करिए।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस जैसे कि मॉलिक्यूलर एनर्जी आइडियल गैस में निकालने को आती है। ठीक है, जो हमारी एन ई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जिनकी एनर्जी ई प्लस डी, मतलब एक पार्ट ऑफ एनर्जी हमने डिफाइन करा है ई से लेकर, और ई प्लस डी एक छोटा सा एनर्जी लेवल, तो उसमें जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी निकालने के लिए हम एन ई इंटू डी करा हमने, तो जो हमारा एन ई का फॉर्मूला था वो पुट करा एंड डी की मल्टीप्लाई करी। अब मोमेंटम हमारा पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल्स टू ई से ये आ गया, जो ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है ना, उससे ये आया। एंड हमारा मोमेंटम नेट कितना होगा, तीनों जो हमने स्पेसेस पढ़े थे पी एक्स पी वाई पी जेड, उनका ये मॉड। तो ई की वैल्यू हमारी, जो हमारे एक पार्टिकल की वैल्यू और इंटू डी, छोटी सी डी से मल्टीप्लाई करा तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो इसमें हमने फॉर्मूला पुट करा जो हमारा पहले हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हमारी टोटल एनर्जी एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहले, 3/2n kBT, तो वो हमने डिराइव कर लिया है यहाँ पे। एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी 3/2 kBT, ये किसके लिए, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। ये कितने हैं, सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज है एनर्जी। ठीक है, अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो, जैसे हमने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन लो पढ़ा ना, यहाँ पे वेलोसिटी का। तो E की वैल्यू ½ mv² और डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे डेरिवेटिव करके, D इक्वल्स टू mv/dv। अब ये हम वैल्यूज पुट करेंगे पुरानी इक्वेशन में, NE/DE वाली में, इसमें। तो हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो अब इसका ना ग्राफ भी आता है, और इससे ना हमें एवरेज एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल, सॉरी एनर्जी नहीं, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और RMS स्पीड तीनों पता चलती हैं। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, जो इसका पीक वैल्यू होगी वो होगी हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसका क्या फॉर्मूला आता है, किसी एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे √2 kBT T अपॉन m। एवरेज स्पीड होती है √8 kBT अपॉन πn, एंड RMS स्पीड जो हमारी सबसे नीचे होती है वो होती है √3 kBT अपॉन m। ये क्या हो गया, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वांटम स्टैटिक्स ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, हमारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स अभी हमने जैसे पढ़े, कोई भी हो सकते हैं, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन ये न्यूटोनियन लॉ ऑफ मोशन नहीं फॉलो करते जो हमारे नॉर्मल पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है। ठीक है, ये आइंस्टीन का रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स फॉलो करते हैं, जो आइंस्टीन ने बाद में दिया था इन पार्टिकल्स के लिए। तो सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक हम पढ़ चुके हैं कि सिमेट्रिक में हमारा साइन पॉजिटिव हो गया और एसिमेट्रिक में हमारा वेव साइन नेगेटिव हो जाता है। बोस आइंस्टीन के लिए Ni का फॉर्मूला ये होता है, ये सिमिलर होते हैं सारे, इनकी एक डेरिवेशन से ही हम सबकी कर सकते हैं। ये इसकी डेरिवेशन है। ठीक है, जैसे उसमें सिंपल GI अपॉन इतना ही था, इसमें -1 हो जाता है, एंड जो हमारा फर्मी डिरैक है उसमें यहाँ पे +1 हो जाता है, एंड हमारे जो सिंपल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है उसमें कुछ भी नहीं होता। इसके भी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। इसकी पहली एप्लीकेशन है प्लैंक रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स फार्मूला। तो जैसे कि फोटोन गैस हो गई, अब इसका एग्जांपल लेते हैं कोई भी, जैसे कि फोटोन गैस हो गई, उसकी एनर्जी हम क्या मानते हैं, hν मानते हैं। सो हमारी एक फ्रीक्वेंसी के लिए कोई एक न्यू से हम ν+dV, जैसे एनर्जी हमने छोटी सी एनर्जी ली थी, ऐसे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो उसमें हमारा dn का फॉर्मूला क्या होगा, Nν इंटू dν। इसको हम दो फंक्शन gν और fν से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। gν ये रहा हमारा, fν ये रहा। ठीक है, दो फंक्शन से हमने डिफाइन करा, तो हमारा फाइनल एनर्जी क्या होती है, D = EDN सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। फ्रीक्वेंसी रेंज हमने मानी न्यू से ν+dV तक, तो एनर्जी क्या आ गई हमारी, ये आ गई। इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला। अब स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक कर्व बनता है, जिसमें वो ऐसा होता है। ठीक है, जो इसमें हमारा टॉप पर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको ये है रेले जीन्स लो। रेले जीन्स लो क्या बताता है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी लो होगी या फिर हाई वेवलेंथ होगी, तो हमारा जो e⁻hν अपॉन kBT होता है -1, इसको हम क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 + hν अपॉन kBT। 1 से 1 कैंसिल, hν अपॉन kBT हो जाती है हमारी एनर्जी, जो ये हमारा पार्ट होता है इसमें एनर्जी में। ठीक है, इसको हम रेले जीन्स बोलते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल फार्मूला बचा एनर्जी का वो इतना बचा, एंड ये था रेले जीन्स लो, जो ग्राफ में हम टॉप पर ये देख सकते हैं।
अब इसमें एक और लॉ था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये भी हमने ग्राफ में बताया, ठीक है। जो ये डॉटेड पार्ट्स है इसमें ऊपर रेले जीन्स लॉ है, डॉटेड पार्ट में नीचे वेन्स लॉ है, एंड बीच का जो डॉटेड नहीं है वो है प्लैंक्स लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जो लेमडा मैक्स अगर हम निकालें तो हम लेमडा के लिए मैक्सिमम लेमडा निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कोई भी मैक्सिमम निकालने के लिए। तो अगर हम उस इक्वेशन को डेरिवेटिव करें तो हमारे पास जो डेल्टा मैक्स इंटू टी आता है उसकी डायरेक्ट वैल्यू आती है 2.89 इंटू 10⁻³ जो कि अप्रॉक्सीमेट 3 इंटू 10⁻³ हो गई। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो यही था। इसके थ्योरी पढ़ते हैं। पीक इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम शिफ्ट्स टू प्रोग्रेसिवली शॉर्टर वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी। शॉर्टर वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो ये है कि जो हमारा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है ये है तो वो प्रोग्रेसिवली शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाता है जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जो हमारी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है जो हमने ये निकाली थी वो डिक्रीज होती है जैसे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है, वहाँ पर वो डिक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे स्पेक्ट्रल डेंसिटी घटती रहती है। और इसको क्या बोलते हैं हम, वेन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, डायरेक्ट इसकी स्टेटमेंट आ सकती है। अब रेले जीन्स और वेन्स लॉ हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ब्लैक बॉडी, लेकिन जो हमारा प्लैंक्स लॉ था उसने बोस-आइंस्टीन मेथड स्टैटिस्टिक्स की वजह से इसे एक्सप्लेन कर दिया था। एंड यही हमारी बोस-आइंस्टीन की एप्लीकेशन हो गई कि प्लैंक्स ने इसे यूज़ करके हमें ब्लैक बॉडी का एनर्जी स्पेक्ट्रम समझा दिया था। एंड रेले एंड वेन्स लॉ दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इसे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? हम एक ऑब्जेक्ट थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जितनी भी इस पर फॉल होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सारी की सारी एमिट करता है डिफरेंट कलर्स में या एनर्जी के फॉर्म में कैसे भी। तो इसीलिए इसको परफेक्ट रेडिएटर भी बोलते हैं कि जितनी ये रेडिएशन इस पे एब्जॉर्ब करता है उतनी ही एमिट कर देता है। ये ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल पर भी डिपेंड नहीं करता, उसका स्पेक्ट्रम वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है जो कि है टेम्परेचर। इसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ करी गई थी डिफरेंट 2 टेम्परेचर रेंजेस के बीच में 620 केल्विन से 1650 केल्विन तक। अब स्टीफन्स लॉ एक हमारा लॉ है, ये ब्लैक बॉडी की एनर्जी निकालने के लिए होता है पर यूनिट पर एरिया एंड पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी है वो टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो प्रोपोर्शनल साइन हटा के हमने कांस्टेंट लिखा, इसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है 5.67 इंटू 10⁻⁸ ठीक है। अगर हमारा T0 जो है सराउंडिंग का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो हमारा जो फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा ब्लैक बॉडी के लिए वो होगा स्टीफन कांस्टेंट इंटू T⁴ - T0⁴। अब हम पढ़ते हैं फर्मी डिरैक, हमारा लास्ट स्टैटिस्टिक्स। पहले हम मैक्स बोल्ट्जमैन पढ़ चुके हैं जिसमें हमारे पार्टिकल्स थे वो डिस्टिंग्विशेबल थे। एंड सेकंड हमने पढ़ा बोस-आइंस्टीन जिसमें हमारे पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल नहीं थे एंड हमारा इंटीग्रल स्पिन कितना था, इंटीग्रल स्पिन था। अब इसमें हमारे पार्टिकल्स जो हैं डिस्टिंग्विशेबल नहीं है सेम एज बोस-आइंस्टीन, लेकिन इसमें हमारा इंटीग्रल स्पिन नहीं है, इसमें हमारा हाफ स्पिन है, ठीक है। तो इसका एनआई का फॉर्मूला ये रहा, वही जो पहले था लेकिन इसमें +1 है एंड इसमें बीटा और अल्फा की वैल्यू ये हैं अलग अलग। फर्मी एनर्जी क्या होता है कि जो जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, जैसे हमने स्टीफन्स लॉ में भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पढ़ा, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो मैक्स काइनेटिक एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की उसको फर्मी एनर्जी बोलते हैं। इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। पहली थी क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो ये सोमरफील्ड ने दी थी। इसने इलेक्ट्रॉन को क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू पढ़ा एंड इसने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी उसमें लगाया। जैसे हमने माना था ना पहले कि ये फॉलो नहीं करते, एक सेकंड, हाँ हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करते हैं एंड ये जो बोस-आइंस्टीन थे ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे नहीं करते। ये हम डिफरेंशिएट में लिख सकते हैं, जो हम टेबल बनाएंगे ना उसमें लिख सकते हैं।
तो फर्मी डिरैक में सोमरफील्ड ने ये इंक्लूड करा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके एजम्पशंस क्या थे कि जो एनर्जी लेवल्स है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड होगी, क्वांटाइज्ड मतलब एन की फॉर्म में होगी किसी। जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन वेरियस एनर्जी लेवल ओबे फर्मी डिरैक क्वांटम स्टैटिक्स। अब वही क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ रहे हैं एंड फर्मी डिरैक का एप्लीकेशन है, तो ऑफ कोर्स फर्मी डिरैक के स्टैटिस्टिक्स इसमें लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फ्री पार्टिकल की तरह हम बताएंगे ना, तो उसमें लैटिस पॉइंट और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है वो उसको हम एज्यूम करेंगे, एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है उसको भी एज्यूम नहीं करेंगे, दोनों को नेग्लेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्री मानेंगे। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का ये इतना बड़ा फॉर्मूला है। एंड फर्मी एनर्जी क्या होगी, मतलब हमने T0 माना, फर्मी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। देन एन की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ एन है, मतलब पहले हमने स्मॉल एन मान के चले थे ना, तो p² dp, ये हम 0 से लेके pf तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। pf क्या हो गया हमारा, फर्मी मोमेंटम मान लो इसको, मतलब हाईएस्ट मोमेंटम हो गया, जैसे कि वो भी जो फर्मी एनर्जी होती है वो भी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, ऐसी मोमेंटम pf हमारा हाईएस्ट मोमेंटम हो गया, 0 से लेके हाईएस्ट तक डिफ्रेंशिएट करा, तो ये हमारा फर्मी मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा इधर से। अगर हम ये सारी चीज़ें इधर ले जाएंगे एंड pf इधर छोड़ेंगे तो ये क्या आ गया, 3n/8πv का क्यूब रूट इंटू h। फर्मी एनर्जी p²/2m होती है, p² यहाँ से लेंगे हम, तो हमारा फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। फर्मी टेम्परेचर क्या होगा, फर्मी एनर्जी अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ई एनर्जी इक्वल्स टू kBT होगा ना, ये फर्मी टेम्परेचर आ गया। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 है, वो 3/5 NEF से हम डिफाइन करते हैं। अब मीन एनर्जी कितनी हम डिफाइन करते हैं, E0/N से। मीन जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ी है ना, E/N, जो एवरेज एनर्जी आती है E/N वो 3/2 kBT होती है, लेकिन नॉर्मल जो टोटल एनर्जी होती है उसमें n मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे यहाँ पे जो मीन एनर्जी है वो हमारी E/N से हम डिफाइन करते हैं 3/5 EF, कांस्टेंट होती है ये। इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट, तो ये भी एप्लीकेशन है उसकी, इसमें भी क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई थी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अकेली ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई थी, उसमें क्वांटम स्टैटिक्स मैकेनिक्स की, स्टैटिकल मैकेनिक्स में रिक्वायर्ड पड़ी थी। तो इसमें भी यही कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है किसी भी सॉलिड की, जैसे कि CV हो गया हमारा, मोलर स्पेसिफिक हीट हो गया किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो वेरी करेगी टेम्परेचर से, ठीक है। तो अब इसमें और 2-3 एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि वाइट ड्वार्फ स्टार्स एंड ब्लैक स्टार्स, ब्लैक होल्स। तो ये 2-3 चीज़ें थ्योरी में है, नोट से पढ़ के बेटर समझ आएंगी। एंड इस यूनिट में ये चीज़ें। थैंक यू।